हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास 10th हिंदी चैप्टर 14th, जिसका नाम है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। ऑलरेडी हम बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं इस सब्जेक्ट के और फाइनली आज हम इस चैप्टर पे पहुँचे हैं। और आपको तो एक बात पता ही है कि जो NCERT होती है और NIOS की जो बुक होती है, टेक्स्ट बुक, उसकी मैं नोट्स बनाती हूँ आपके लिए। एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन रेडी करती हूँ और हम साथ में पढ़ते हैं और बहुत इजीली आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को, जिसका नाम है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। सबसे पहले हम इसका इंट्रो पढ़ेंगे। इंट्रो में बेसिकली वो होता है जो हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना होता है, जिसके बारे में पूरा चैप्टर होता है। ठीक है, तो इस बूढ़ी पृथ्वी के दुख में इस इंट्रो में क्या दे रखा है, मतलब कि कविता में क्या पढ़ना है हमको, उसके बारे में इस इंट्रो में दे रखा है। तो चलिए इस इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख प्रश्न शैली में लिखी गई एक कविता है जो पाठक को संबोधित करती हुई एक कविता है। कविता की अंतिम दो पंक्तियों को अगर हम छोड़ दें तो यह शैली पूरी कविता में मिलती है। ये वैसे तो एक कविता ही है जो कि एक प्रश्न शैली में लिखी गई है। प्रश्न शैली में लिखी गई है वो आपको तब समझ में आएगा जब हम कविता पढ़ेंगे। कवित्री वस्तुतः प्रश्न नहीं करती। प्रश्नों के बहाने पेड़ों, नदियों, पानी, पहाड़, हवा और इन सबको जगह देने वाली पृथ्वी के भय, दुख और यातना को सुनने, देखने, सोचने और महसूस करने के लिए और उनका दुख बांटने का सुझाव रखती है। कवित्री ने इन सबको संकट में उसी प्रकार व्यवहार करते दिखाया है जैसे कि मनुष्य करता है। इसलिए इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण के कारण यह कविता पाठक को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाती है। कविता की अंतिम दो पंक्तियों में मनुष्य होने की वास्तविकता को भी व्यक्त किया गया है कि अगर मनुष्य कोई होगा तो उसको किसी को अगर दुख में देखकर उसको दुख होगा। सोचने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, मतलब किसी चीज़ को, कोई अगर परेशानी में है तो उसको देखकर परेशान होते हैं ना। जो मनुष्य होता है वो देखकर परेशान होते हैं दूसरों को, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण किया गया है। कवित्री के अनुसार हम सब मनुष्य तभी कहलाएंगे जब पृथ्वी और उसे सौंदर्य प्रदान करने वाले, साथ ही हमें जीवन देने वाले पेड़ों, नदियों, पहाड़ों, हवा के दुख को समझकर इनकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार यह कविता पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए प्रेरित करने वाली एक कविता है। ठीक है, तो आई होप इंट्रो आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो आया होगा समझ में। चलिए हम अब कविता को स्टार्ट करते हैं, वहाँ से हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए इस कविता को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं और उसका अर्थ भी पढ़ेंगे साथ साथ। ये जो पिंक कलर में लिखा हुआ है, पिंक कलर से जो लिखा हुआ है वो कविता लिखी हुई है, और इधर जो ब्लैक कलर में लिखा है वो अर्थ है, इसी कविता का, इसी लाइंस का अर्थ है। तो चलिए हम कुछ कविताओं की पंक्तियों को पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी पढ़ेंगे साथ साथ। स्टार्ट करते हैं। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। जो कवित्री है वो पूछ रही है हम सब से कि क्या, जो भी पढ़ रहा है इस कविता को उन सब से वो पूछते हैं कि क्या कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार, कि पेड़ों को भय लग रहा है, उसको काट रहे हैं लोग। तो ठीक है, वो चीख पुकार मचा रही है पेड़। कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजारों हजार हाथ। कह रहे हैं कि पेड़ों के वार सहते सहते, जैसे कि पेड़ की टहनी को, पेड़ के जो जड़ पे अगर हम कुल्हाड़ी से मारेंगे तो पूरा पेड़ हिल जाता है ना। तो कवित्री यही कह रही है कि ये जो पेड़ हिल रही है, उसकी टहनियाँ हिल रही हैं, वो हमें बचाने के लिए पुकार रहे हैं। उसके हाथ है, वो टहनियाँ नहीं है, पेड़ों के हाथ है जो हमें बचाने के लिए पुकार रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पिंक कलर से जो लिखा हुआ था कविता हमने पढ़ लिया, इसका अर्थ पढ़ते हैं अब। कविता में घटते वृक्ष, घटती हरियाली और मानव जीवन पर इनके विनाशकारी प्रभाव के प्रति चिंता व्यक्त की है। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का भोग लेने के लिए तत्पर रहते हैं।
इस स्वार्थी मनोवृत्ति का प्रभाव पेड़ों पर पड़ रहा है। पेड़ों का संकट पूरी मनुष्य जाति का संकट है, इसलिए हमें इसे अनुभव करना चाहिए और इसे दूर करने के उपाय भी करने चाहिए। कवित्री कहती है कि जो पेड़ घट रहे हैं, हरियाली भी घट रही है, तो जो पेड़ घट रहे हैं इसका हमारे मानव जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है और वो ही प्रभाव विनाशकारी है। हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं है पेड़ों का ख़त्म होना, ठीक है। पेड़ों को ख़त्म भी तो हम मनुष्य ही कर रहे हैं। हमारा उपभोक्तावादी समाज है, ठीक है, जो अपने सुख सुविधाओं के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, लेकिन ये पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। अब पेड़ों का संकट पूरी मनुष्य जाति का संकट है, इसलिए इसे अनुभव करना चाहिए और इसे हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ लाइंस थे कविता के, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके नेक्स्ट जो कुछ पंक्तियां हैं उसको हम पढ़ेंगे अब। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे भीतर कोई अंदर से दुख होता है, धमस होती है, तुम्हारा दिल में धक धक सा होता है। जब डर लगता है तो हमारा दिल में धमस सी होती है ना। तो क्या वो जब होता है जब कोई पेड़ धरती पर गिरता है, कट कर गिरता है। आगे है, सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियाँ। अब पेड़ों की बात ख़त्म हो गई है यहाँ तक, अब आया है नदियों की बात आई है, ठीक है। अब पूछते हैं, कवित्री जो है वो हमसे पूछ रही हैं कि क्या तुमने कभी सुना है कि जब रात के अंधेरे में सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप कर नदियाँ रोती हैं, क्योंकि इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते हैं और उसी नदी में दूसरे घाट पे कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ, या कोई प्यासा पानी पी रहा होगा, ठीक है। तो वो कविता जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें ये पूछ रहे हैं कि एक तो नदियों को दूषित कर रहे हैं हम, ठीक है। नदियाँ जो ख़राब हो रही हैं, दूषित हो रही हैं, वो भी अच्छा नहीं है, वो भी पोल्यूशन हो रहा है, और वो भी किसके ऊपर है, वो भी धरती के ऊपर ही है, ठीक है। इसका अर्थ पढ़ते हैं। नदियाँ धरती की जो जीवन रेखा होती है, तरह तरह के प्रदूषण और कूड़े गंदगी के कारण वे गंदे नाले में परिवर्तित हो रही हैं। किसी भी चीज़ का उपयोग करते समय यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि उस चीज़ पर दूसरों का भी हक होता है। जैसे कि हम पेड़ों को हम काटते जा रहे हैं, ठीक है, यह हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम नदियों का इस्तेमाल करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि वही नदी है ना, जीवन रेखा है, तो उस पर सबका हक है, उसको संजो कर रखना चाहिए, है ना। तो यह हमारा कर्तव्य है कि नदियों को साफ़ रखें, सूखने से बचाएं, जल के अन्य स्रोतों को बढ़ावा दें। जब भी जल का उपयोग करें, ऐसे लोगों की चिंता करें जिन्हें आज भी पानी सुलभ नहीं मिलता। कई सारे ऐसे एरिया हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे आज भी पीने का पानी साफ़ नहीं मिलता, ठीक है, और वो ऐसी लाइफ जीने के लिए मजबूर हैं। ये भी हमने कुछ लाइंस थे कविता के, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसी कविता के आगे वाली कुछ पंक्तियों पे वहाँ बढ़ते हैं। आगे दे रखा है, कभी महसूस किया कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना। फिर पूछती हैं कवित्री कि क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जो चुपचाप पहाड़ जो है कभी कुछ नहीं करते, चुपचाप मौन समाधि लेकर जैसे कोई इंसान बैठा हुआ होता है, सेम वैसे ही पहाड़ बैठे हुए हैं। और पहाड़ का सीना कैसे दहलता है जब विस्फोट से टूटकर छिटकता है दूर तक कोई पत्थर। जब विस्फोट वगैरह होती है तो पहाड़ में की जो चट्टानें हैं, वहाँ से जो पत्थर है वो छिटकता है दूर, तो कहते हैं कि पहाड़ का सीना है वो उनका दिल जो है वो दहलता है, ठीक है। आगे है, सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों का चीख। अब हम पहाड़ों को भी तो काटते जा रहे हैं ना, हथौड़ों से काट काट के उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। तो अब जो पहाड़ जो है एक मौन समाधि लिए हैं, उनको भी तो, पहाड़ को भी तो दुख होता होगा, ऐसा कवित्री ने कहा है। अब इसका हम अर्थ पढ़ लेते हैं।
पहाड़ धरती की रक्षा के लिए अनिवार्य है, इसलिए इसे भूधर भी कहा जाता है। आज ऊंची ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में धरती पर संकट बढ़ सकता है। हमें इस संकट को समझकर इसे दूर करने के प्रयास करने चाहिए। ठीक है, अब हमने इस लाइंस को कंप्लीट कर लिया है। एक लास्ट कुछ लाइंस हैं इस कविता के, उसको भी हम पढ़ते हैं। आगे कवित्री बोल रही हैं कि खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े, थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी, कभी शिकायत ना करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। ऐसा कौन कह रही हैं? ऐसा कवित्री कह रही हैं कि जो खून की उल्टियाँ कर रही है हवा, क्या कभी देखा है उसको अपने घर के पिछवाड़े से? जैसे कि इसमें ये कह रही हैं, जो कवित्री है ये कहना चाहती हैं कि जो एयर पोल्यूशन है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है, उससे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो वो जो खून की उल्टियां कर रही हैं, ऐसा उन्होंने बताया है मानवीकरण करके। फिर कह रही है कि थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी, जो गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी है, जो कभी हमसे कुछ नहीं कहती हैं। हम पृथ्वी को कितना गंदा करते हैं, कूड़ा फैलाते हैं। पृथ्वी के ऊपर नदियाँ हैं, उनको हम दूषित करते हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन करते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो है वो पहाड़ है, हम उसको भी काटते जा रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे हैं, हम उसको भी नष्ट करते जा रहे हैं। तो ये जो गुमसुम बैठी हुई बूढ़ी पृथ्वी है, उसका दुख कभी बूढ़ी पृथ्वी से आपने बतियाया है वक्त चुराकर? और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो कवित्री कह रही हैं कि क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। क्योंकि एक आदमी वही होगा जो इन सब को बातों को समझता होगा, फील करता होगा। अब इसका हम अर्थ पढ़ लेते हैं कि अर्थ क्या दे रखा है। कवित्री ने हवा को घर के पिछवाड़े खून की उल्टियाँ करते दिखाया है। इसका आशय है कि हवा के निरंतर दूषित होते जाने के कारण भयंकर रोग बढ़ रहे हैं। कविता में हवा को प्रदूषण से बचाने का आग्रह किया गया है। आगे है, पेड़, पहाड़, नदियाँ और आदि के कारण पृथ्वी सुंदर और युवा बनती है। यदि ये सब नष्ट होते हैं तो पृथ्वी बूढ़ी ही लगेगी ना। इन सब की रक्षा करते हम पृथ्वी को असमय के बुढ़ापे से बचा सकते हैं। यह हमारा कर्तव्य है, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मनुष्य होने की सार्थकता भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। कह रहे हैं कि जैसे कि आपके चैप्टर का नाम ही है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, तो आपने कभी सोचा है कि इस पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है? अब अगर पृथ्वी पे हरे भरे पेड़ पौधे होंगे, वन होगा, ठीक है, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, जो पृथ्वी के ऊपर जो नदियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मतलब वो दूषित नदियां नहीं होगी। पेड़ पहाड़ जो हैं वो धरती के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उसको भी अगर हम नहीं काटेंगे तो ये सब अगर रहेंगे तभी हमारी जो धरती है वो युवा लगेगी, यंग लगेगी। और अगर इन सब के बिना तो हमारी धरती बूढ़ी ही लगेगी ना। इसलिए इस चैप्टर को बूढ़ी पृथ्वी का दुख बताया गया है। ठीक है, और इस कविता को लिखा है निर्मला पुतुल ने। आप इसको प्लीज़ इस नाम को याद रखिएगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ लें कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख किसने लिखा है, या इसमें से कोई लाइन पूछ ले और पूछे कि इस कविता को किसने लिखा है। तो प्लीज़ आप कविता को तो आप पढ़ ही लीजिएगा एक बार। इस लाइन जो इनका नाम है निर्मला पुतुल, इनका नाम याद कर रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, और आपने भी समझने की कोशिश की होगी। तो अब हम और भी चैप्टर्स, ऐसे ही और भी चैप्टर्स करते रहेंगे। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक कमेंट भी छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।